बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह एक ही क्लास के अंदर ये पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो वन शॉट वीडियोस होती है ना, यानी ऐसी वीडियो जिसके अंदर पूरे का पूरा चैप्टर होता है, वो थोड़ी सी लेंथी होती है। इस तरह की वीडियो को आसानी से देखने का तरीका ये होता है कि आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाया करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसके नीचे टाइम लाइन्स, जितने भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के नाम और उसके साथ टाइम लिखा होगा। आप उन पर जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो वीडियो उस टॉपिक से स्टार्ट होती जाएगी, आपको देखने में आसानी होगी। बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन बेटा दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं रिवर्सिबल, दूसरे कहलाते हैं इरिवर्सिबल। बेटा आप जरा देखें ये रिएक्शन, अगर आप लोग सुई गैस CH4 को जलाते हैं, ये हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी चीज बेटा बन जाती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है पता है ना आप लोगों को, वाटर बन जाता है। बेटा एक और रिएक्शन SO2 प्लस O2, कौन सी चीज बनती है, SO3। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क क्या है? फर्क यह है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सुई गैस जलाते हैं वो हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन उसी वक्त ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं ना, ये वापस सुई गैस यानी मीथेन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। बेटा ये वाली चीजें कहलाती हैं रिएक्टेंट, जो एरो से पहले होती हैं क्या कहलाती हैं, रिएक्टेंट्स। और ये वाली चीज क्या कहलाती है, प्रोडक्ट्स। तो बेटा इस रिएक्शन की खूबी यह है कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हीं कंडीशंस में प्रोडक्ट दोबारा वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। क्या मतलब, ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता। कौन सी चीज इसमें वापस नहीं आ सकती, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जरा देखें यही बात मैंने लिखी है इरिवर्सिबल रिएक्शन के नीचे, दीज आर द रिएक्शंस दैट प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ टाइम। एक वक्त में ये सिर्फ फॉरवर्ड, सामने की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। दैट इज ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट्स आर नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे अंडर सेम कंडीशंस। बेटा इनमें ऐसा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जिन कंडीशन पर, जिस टेम्परेचर, जिस प्रेशर, जिन कंडीशन पर ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन कंडीशन पर ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वापस जब आएंगे तो उनके लिए कंडीशन कुछ और होंगी। अब इस रिएक्शन को जरा समझें, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस बना देती है। लेकिन बेटा जैसे SO3 गैस बनना शुरू होती है, ये दोबारा टूटकर वापस रिएक्टेंट में यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो जरा देखें ये वाला रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या मतलब, ये रिएक्शन एक ही वक्त में दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स, या रिवर्स डायरेक्शन को आप लोग बैकवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और सेम टाइम मीनवाइल सिमल्टेनियसली उसी वक्त में ये जो प्रोडक्ट है ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है, उसी वक्त, बेशक वक्त। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या लिखा है, दीज आर द रिएक्शंस दैट प्रोसीड इन बोथ। ये वो रिएक्शन होते हैं जो प्रोसीड होते हैं, हो रहे होते हैं, बोथ दोनों, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, सिमल्टेनियसली, एक साथ। दैट इज, इसका मतलब ये होता है
ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स अगेन, और प्रोडक्ट जो होते हैं ना दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं अंडर सेम कंडीशंस, उन्हीं कंडीशन पर। तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल काबिले वापसी, जो वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। इरिवर्सिबल न काबिले वापसी, जो वापस नहीं आ रहा। ये वाला रिएक्शन हो गया कौन सा बच्चों? इरिवर्सिबल। और ये वाला कौन सा हो गया? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनको सिंगल एरो, ये वाली जो साइन है ना, ये वाली साइन सिंगल एरो कहलाती है। क्या मतलब? लाइन के सिर्फ एक साइड पर एरो का निशान हो। इनकी केमिकल इक्वेशन में सिर्फ सिंगल एरो लिखा जाता है, इनको सिंगल एरो से शो किया जाता है। These are shown by single arrow sign in their chemical equation। ये केमिकल इक्वेशन हो गई। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर इनको सिंगल एरो से शो किया गया है। ये जरा देखें, ये मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल लिखी है इरिवर्सिबल रिएक्शन, सब के अंदर देखें ना सिंगल एरो। इनको सिंगल एरो से शो करने की वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में एरो लगाया जाता है। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ एरो लगा दिया गया। लेकिन ये रिवर्सिबल जो हैं ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। लिहाजा इनकी इक्वेशन में जो एरो शो किया जाता है, जो एरो लिखा जाता है, उसकी भी दो डायरेक्शन होती हैं। असल में दो लाइंस होती हैं, एक लाइन का एरो फॉरवर्ड की जानिब और दूसरी लाइन का ये देख रहे हैं ना, ये एरो बैकवर्ड। अच्छा, इनके दरमियान इस तरह का एरो भी लिखा जा सकता है, ये वाला एरो भी, एक ही लाइन हो दोनों साइडों पर एरो, लेकिन ये अब ओल्ड फैशन बन चुका है, ये आजकल नहीं लिखा जाता, ये वाला लिखा जाता है। दीज आर शोड बाय डबल एरो साइन इन देयर केमिकल इक्वेशंस। इनकी केमिकल इक्वेशन में डबल एरो, ये डबल एरो है, इस साइन से शो किया जाता है। अब जरा देखें, ये यहां पर इक्वेशन लिख भी दी गई है, रिएक्टेंट आगे डबल एरो, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो एरो से पहले होते हैं, प्रोडक्ट बाद में। जैसे जरा देखें ना, ये वाले हो गए रिएक्टेंट, ये क्या हो गए? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और इसमें भी ये आप लोगों ने लिख देना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बीच में सिंगल एरो शो करना है। बेटा ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसमें दो रिएक्शन है एक साथ। कौन सा? फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिवर्स में क्या हो रहा है? ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो रिएक्शन हो गए, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। बेटा ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इनमें एक वक्त ऐसा आता है कि फॉरवर्ड की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन की स्पीड को स्पीड का लफ्ज नहीं कहा जाता, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा और इसका मतलब आप लोगों ने खुद समझ जाना है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को, उस हालत को, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डेवलप्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। रिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। इसमें क्या लिखा है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम समझे ना है क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। इसमें तो रिवर्स रिएक्शन है ही नहीं, ओनली फॉरवर्ड है, तो फिर कैसे रिवर्स के इक्वल होगा? इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा। बेटा ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। ये रिएक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द होल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और हम लोग कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन एंड हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया। होल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक वक्त ऐसा आता है कि सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट। चाहे टाइम ज्यादा लगे या कम लगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम। कंप्लीट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन इनमें क्या होता है बेटा? आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुई है, प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये तमाशा चलता रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। इसमें सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता।
क्यों नहीं होता? जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस किस में आ जाएगा? रिएक्टेंट में। होल रिएक्टेंट नेवर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और बेटा अब चूंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, नेवर कंप्लीटेड, नेवर एंड, कभी इसका एंड नहीं होता, कभी ये कंप्लीट नहीं होता। इसमें क्या लिखा हुआ है? होल रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आप लोगों से पूछा जा सकता है क्यों होल रिएक्टेंट, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता? तो आप लोगों का आंसर सिंपल होना चाहिए कि सर प्रोडक्ट फौरन रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। दीज रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, नेवर एंड भी आप लोग लिख सकते हैं, कभी खत्म नहीं होते, कभी कंप्लीट भी नहीं होते। हाँ, हम लोग बाज़ औक़ात लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, किस वक्त? जब इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस बनती है। इस दौरान V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है और टेम्परेचर 450 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 200 ATM होना चाहिए। बेटा दूसरी इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस N2 गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इस दौरान आयरन Fe कैटलिस्ट का काम करता है, 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर होना चाहिए इस दौरान। बेटा तीसरी एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इस दौरान जो कंडीशन चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क, बिजली की दो तारें होती है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको जब आपस में आप मिलाते हैं तो चिंगारी सी उड़ती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ये इनकी कंडीशंस हैं। बच्चों ये जितने भी रिएक्शन है ना क्लोज्ड कंटेनर, बंद बर्तन के अंदर होते हैं, इनके लिए शर्त नहीं है क्लोज कंटेनर हो, इनके लिए शर्त है कि बंद बर्तन। अच्छा अब इसकी एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, क्या मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व हालत में होता है, NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व एक्वस फॉर्म में होगा। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे NaCl एक्वस फॉर्म में साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट, और वाटर लिक्विड फॉर्म में ये बनेगा। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो हम सुई गैस जलाते हैं CH4 मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर, वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तीसरी एग्जांपल देखिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में होती है, कोयला, कोयला देखा है ना काले रंग का, सॉलिड फॉर्म में होता है, जब जलाते हैं हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब बच्चों इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है जरा समझे। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप लोगों ने ये पांचों के पांचों डिफरेंस लिखने, लेकिन अगर शार्ट में आ जाए तो शार्ट के 3 नंबर होते हैं, आप लोगों ने 3 डिफरेंस लिख देने और साथ एक एक इक्वेशन लिख देनी है, 3 इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा यहां से यहां तक इनकी क्या है? डिफिनीशन। बाकी उसके अंदर आप ये बातें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और साथ आप लोगों ने एक आध एग्जांपल लिख देना। बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट द इक्वेशंस ऑफ एनी 3 रिवर्सिबल रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 रिवर्सिबल रिएक्शन की आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है, जस्ट आप लोगों ने ये 3 इक्वेशन लिख देनी है। लेकिन इक्वेशन का मतलब ये होना चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। ये जो शुरू में नंबर लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको पता नहीं कि कितने कितने लिख रहे हैं, और ये कंडीशन भी होनी चाहिए। और बेटा ये जो नीचे स्टेट है ना, जैसे गैस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन बेटा जिन बच्चों के पूरे नंबर आते हैं ना, एक नंबर भी माइनस नहीं होता, और जिन बच्चों के नंबर माइनस होते हैं उनके पेपर में फर्क यही थोड़ी थोड़ी चीज़ों का होता है। उनको इन चीज़ों का भी पता होता है, वो ये चीज़ें भी मेंशन करते हैं। पेपर चेक करने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो फिर नंबर भी अच्छे देता है, और लिखा हुआ भी साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ वाज़ह होनी चाहिए। अब ये एग्जाम्पल ना मैं जहाँ आगे अलग से लिखना भी आपको सिखा देता हूँ और बैलेंस करना भी सिखा देता हूँ, क्योंकि याद करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो कंडीशंस हैं या कैटलिस्ट है, इनको याद करना पड़ता है, इनके समझने का कोई रूल नहीं है। आप जरा देखें पहली जो इक्वेशन है SO2 प्लस O2, बेटा कौन सी चीज बनेगी? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। बैलेंस करना है, यहां सल्फर एक है, यहां सल्फर एक है, बैलेंस करना सीख लें। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ को एटम की तादाद बराबर होनी चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में।
रिएक्टेंट साइड में सल्फर के एक एटम, इधर भी सल्फर का एक एटम, क्या मतलब सल्फर के लिहाज से ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखें, यहां पर ऑक्सीजन के 2 और 2 4 एटम है, यहां ऑक्सीजन के 3 एटम है, इधर ऑक्सीजन कम है। जिधर एटम की तादाद कम होती है वहां पर कोफिशिएंट लगाते हैं। कोफिशिएंट क्या मतलब, शुरू में यहां नंबर लगाते हैं, और नंबर हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। 1 नहीं लिखते, 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब हम लोग यहां 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने के बाद फिर दोबारा से सारे एटम काउंट करेंगे, सल्फर को भी काउंट करेंगे, ऑक्सीजन को भी। सल्फर यहां पर 1 है, यहां सल्फर 2 हो गए। इस 2 का मतलब इसने सल्फर की तादाद भी डबल कर दी, ऑक्सीजन की तादाद भी डबल कर दी। सल्फर के साथ यहां नीचे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या मतलब 1 लिखा हुआ था, वो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया 2, तो सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन के साथ पहले 3 लिखा हुआ था, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितने हो जाएंगे 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गए, सल्फर 2 हो गए। तो जनाब सल्फर 2 करने के लिए हम लोग यहां पर शुरू में 2 लगाएंगे। तो अब यहां पर सल्फर 2 हो गए, यहां पर भी सल्फर 2 है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, ये 2 इस ऑक्सीजन के 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा, 4 ये ऑक्सीजन और 2 ये वाले ऑक्सीजन, 4 और 2 6, इधर भी 2 3 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी कंडीशन जैसे कैटलिस्ट है V2O5, ये आपको याद करना होगा। टेम्परेचर 450 सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर, ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में जरा देखें, N2 नाइट्रोजन। अच्छा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये भी ऑक्सीजन भी गैस है, ये भी गैस है। रिवर्सिबल रिएक्शन में मोस्टली चीजें जो होती हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो गैस होते हैं। N2 ये भी गैस है, प्लस हाइड्रोजन H2 ये भी गैस है। ये बेटा रिएक्ट करते हैं, NH3 अमोनिया गैस बनती है। बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहां 2 है, यहां 1 है, तो नीचे वाला नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, शुरू में 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन यहां 2, यहां पर भी 2, हाइड्रोजन यहां 2 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो यहां हाइड्रोजन 6 है, यहां 2 है, तो ये वाला नंबर तो हम चेंज नहीं करेंगे। शुरू में ऐसा नंबर लगाना है कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाए, तो कौन सा नंबर है 3। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसके दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो आयरन होता है। टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर वही 280 बेटा। अब उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन दी गई है वो N2 प्लस O2 NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बच्चों यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां 1 है, तो क्या लगा देंगे 2। यहां ऑक्सीजन 2 है, अब यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, 4 हो गए, यहां 2 हैं, तो इधर 4 करने के लिए यहां 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन बेटा गैस होती है, हवा के अंदर मौजूद होती है 78%। ऑक्सीजन भी गैस है, हवा के अंदर मौजूद होती है 21%। और बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस होती है। इस दौरान जो कंडीशन होती है वो होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क ये इसलिए बता दिए कि ये अलग से लिखना आती हैं, और बेटा एमसीक्यूज के अंदर इनके कैटलिस्ट पूछे जाते हैं। ये वाला रिएक्शन लिखा होगा तो कहा जाएगा इस दौरान कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। ये वाला रिएक्शन लिखा होगा, पूछा जाएगा इस दौरान कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं बेटा, ये वाली चीज सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, नोट्स ये है। केमिकल इक्विलिब्रियम, बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक स्टेट, एक हालत का नाम है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में डेवलप होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखें, ये मैं आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूं। मैंने यहां पर नीचे गैस नहीं लिखा, जी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने लिख देना है, नोट्स के अंदर ये मैंने लिखा है। बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दो डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 प्रोड्यूस कर रहा है, और रिवर्स में SO3 वापस कन्वर्ट हो रहा है SO2 और O2 में। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो सबसे पहले हम लोग उन दो रिएक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ये रिएक्टेंट है, SO2 और O2 रिएक्टेंट है और SO3 प्रोडक्ट है, और फॉरवर्ड के भी यही रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके फॉरवर्ड यानी SO3 प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम यही रिएक्शन लिख देना है, SO2 प्लस O2, आगे एरो सिंगल डालना है और क्या बन जाएगा 2SO3। अब रिवर्स में क्या हो रहा है? रिवर्स में ये रिएक्टेंट बन गया और ये प्रोडक्ट बन गए। तो हम लोग रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसको पहले लिख देंगे 2SO3, अब एरो यही डालेंगे सिंगल एरो, और इससे बन कौन सी चीज रही है? 2SO2 और O2। बेटा इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है, इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा होता है, ये हो सकता है, इसके अलावा कोई और रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, उसके अंदर ये दोनों एरो डले हुए होंगे। कहा यह जाएगा कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग राइट इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बड़ा आसान है भाई, पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल देनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, फिर रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड में सारा यही रिएक्शन लिख देना है, जरा सी भी चेंज नहीं करनी है, एक नुक्ते की भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ ये जो डबल एरो है ना फॉरवर्ड की जाने सिंगल एरो बना देना है। रिवर्स में इसी रिएक्शन का रिवर्स कर देना है, यानी जो एरो के बाद लिखा है वो सारे का सारा पहले, और जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में लिख देंगे, और एरो सिंगल। लेकिन इसमें एरो बैकवर्ड नहीं बनाना, इधर नहीं बना देना, एरो आगे की जाने भी बनेगा। बड़ा आसान 3 क्वेश्चन है बेटा। अभी यहां पर हम लोगों ने इस रिएक्शन की मदद से केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, समझना है। हमने देखा यहां पर 2 रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। इनिशियली एट द बिगिनिंग जब रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करवाते हैं ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट का मतलब स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, यानी इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स की स्पीड कम होती है। ये हम लोग शुरू की बात कर रहे हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा है, इन द बिगिनिंग। कौन सी चीज बेटा ज्यादा होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई। रेट का क्या मतलब होगा? स्पीड। आप लोगों ने आंसर के अंदर हर जगह पर रेट ही लिखना है, एक जगह पर रेट के आगे ब्रैकेट में स्पीड लिख देना है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज लो। बेटा आगे हम लोग इसका रीजन भी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने क्या बात बताई है कि शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होता है, रिएक्शन में प्रोग्रेस होती है, रिएक्शन बढ़ना शुरू होता है, तो फॉरवर्ड का रेट कम होना शुरू हो जाता है, रिवर्स का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। बेटा वो स्टेट, वो हालत जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, उस स्टेट को, उस हालत को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एज रिएक्शन प्रोग्रेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन start to decrease while the rate of reverse reaction start to increase. After some time rate of forward reaction जो शुरू में ज्यादा था, वक्त के साथ साथ कम होता रहा, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन जो शुरू में कम था अब बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते फॉरवर्ड के इक्वल हो गया। जब बेटा दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं तो इस स्टेट को, इस हालत को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस स्टेट
इस हालत को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाई एट द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। और ऐसा क्या होता है कि जैसे रिएक्शन होना शुरू होता है तो फॉरवर्ड का रेट कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है बेटा? एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं नोट्स में भी इसका जिक्र करूंगा, आप लोगों ने लाजमी लिखना है। इस सारे की वजह ये लॉ है। अब बच्चों ये लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, मिकदार, क्वांटिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मिकदार, मास बढ़ेगी, यानी रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में होगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर रिएक्टेंट की अमाउंट, मिकदार कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूं। एक रिएक्शन है जो आप लोग डेली बेसिस पर रोजाना अपने घरों में करते हैं। वो रिएक्शन कौन सा है? कंबस्शन, जलने का प्रोसेस। आप लोग जलते हैं ना? नहीं, आप लोग नहीं जलते। घर में आप लोग चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हे में पता है कौन सी चीज जलती है? सुई गैस CH4। बेटा जब ये जलती है ना तो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। कौन सी चीज बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर बनता है और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। बेटा इसमें ये रिएक्टेंट हैं, ये वाले रिएक्टेंट हैं, और ये वाले कौन सी चीज हो गए? प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के जो रेट है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, वो इसके रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ना, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट की मिकदार पर डिपेंड नहीं कर रहा। बेटा जरा देखें, ये जो दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट की मिकदार आपके कंट्रोल में होती है, उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरे रिएक्टेंट की मिकदार आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। बताएं इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी मिकदार आप लोग बढ़ा या कम कर सकते हैं? शाबाश, जल्दी बताएं कौन सा? शाबाश, CH4, सुई गैस। चूल्हे में रेगुलेटर होता है ना, उसको घुमाकर आप लोग सुई गैस की मिकदार जो चूल्हे से निकलेगी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मुझे बताएं अगर आप इसकी मिकदार बढ़ा देंगे तो जो जलने का प्रोसेस है, आग का जो प्रोसेस है, वो तेज हो जाएगा या उतना ही रहेगा? जी बिल्कुल तेज हो जाएगा। क्या मतलब? आपने एक रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। अगर आप इसी की मिकदार कम करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो आई थिंक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और रिएक्टेंट की मिकदार अगर कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अच्छा अब जरा देखें, जब भी आप लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जरा बताएं शाबाश, तो आप लोग बीकर में कौन सी चीज डालेंगे? जी रिएक्टेंट। बीकर में हम लोग हमेशा रिएक्टेंट डालते हैं, प्रोडक्ट तो बनाने होते हैं ना, प्रोडक्ट तो नहीं डालते। तो ये रिएक्टेंट आप बीकर में डाल देंगे, ये वाले रिएक्टेंट। शुरू में इनकी मिकदार ज्यादा होगी। आपको पता है ये फॉरवर्ड के रिएक्टेंट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, इसके ये रिएक्टेंट है। शुरू में फॉरवर्ड के रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होती है। अगर इसके रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। इसी वजह से हम लोगों ने लिखा है इन द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर। कोई अगर आप लोगों से पूछ ले क्यों इन द बिगिनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, क्यों ज्यादा होता है शुरू में, तो आप लोगों ने कहना है कि सर कि ये जो रिएक्टेंट है ना फॉरवर्ड के, इनकी कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होती है, इस वजह से फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होता है। और शुरू में आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है SO3, इसकी मिकदार तो बहुत थोड़ी सी होती है, नहीं होती ना, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं होती, जीरो होती है। लेकिन जैसे ये रिएक्ट करते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है, तो शुरू में इसकी मिकदार कम होती है। और आपको पता है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, एरो से पहले रिएक्टेंट है, लेकिन किस चीज का रिएक्टेंट है? रिवर्स का। तो शुरू में इसकी मिकदार कम होती है। अब इसकी मिकदार कम है, लेस है, तो चूंकि रिवर्स के रिएक्टेंट की मिकदार अमाउंट कम है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसका रेट, इसकी स्पीड भी क्या होगी? कम होगी। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्यों लो होता है, तो आप लोगों ने कहना है कि सर ओवरऑल ये जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना SO3, या कोई और रिएक्शन हो सकता है, तो इसका ये जो प्रोडक्ट होता है ना, शुरू में इसकी मिकदार कम होती है। और ये ओवरऑल तो प्रोडक्ट है, लेकिन रिवर्स का ये रिएक्टेंट है,
तो चूंकि रिवर्स का रिएक्टेंट कम है, शुरू में इसकी मिकदार कम है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसका रेट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन बेटा वक्त के साथ साथ क्या होता है, वक्त के साथ साथ ये हो रहा है ना कि ये इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये जब इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो इनकी मिकदार कम होती जा रही है। क्या मतलब, ये क्या है, फॉरवर्ड के रिएक्टेंट हैं, फॉरवर्ड के रिएक्टेंट हैं, इनकी मिकदार वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। जब फॉरवर्ड के रिएक्टेंट की मिकदार कम होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो यही तो हम लोगों ने लिखा है, एज रिएक्शन प्रोग्रेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट टू डिक्रीज। कोई आप लोगों से पूछ सकता है कि जैसे जैसे रिएक्शन में प्रोग्रेस आ रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो क्यों फॉरवर्ड का रेट कम हो रहा है। तो आप लोगों ने कहना है कि सर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जा रही है। जब रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जा रही है तो वो रिएक्टेंट फॉरवर्ड के रिएक्टेंट हैं, तो फॉरवर्ड के रिएक्टेंट जब कम होते जाएंगे तो उनका रेट भी कम होता जाएगा। अब चलें मुझे बताएं, while the rate of reaction start to increase, while the rate of reverse reaction, सॉरी यहां पर ये मैंने लिखना भूल गया था, rate of reverse reaction start to increase after some time, कुछ वक्त के बाद क्या होता है, रिवर्स का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। चलें वजह बताएं शाबाश। क्यों, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है, और ये जो प्रोडक्ट है ये रिवर्स का रिएक्टेंट है। क्या मतलब, इसकी मिकदार अब क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेटा फॉरवर्ड कम होता जाएगा, रिवर्स बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। बेटा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। बेटा एक और बात का बड़ा ख्याल रखना है, और वो ये है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी इनकी अमाउंट, इनकी मास, इनकी क्वांटिटी बराबर हो जाए, ये जरूरी नहीं है, और अक्सर इक्वल नहीं होती। इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट की मिकदार कुछ और होती है, प्रोडक्ट की मिकदार कुछ और होती है, इक्वल नहीं होती। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात पक्की बैठ जाती है। जब हम लोग पूछते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो वो कहते हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आप जरा समझें, देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास कौन सी चीज है, प्रोडक्ट है। ठीक है जी। शुरू में इसके हैं 10 ग्राम, मैं ग्राम में समझाऊंगा, वैसे समझाना मोल में चाहिए था, लेकिन मोल में समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो ग्राम में मैं समझा रहा हूं। शुरू में इसके 10 ग्राम है, इसके कितने ग्राम है, 0 ग्राम। 1 सेकंड के दौरान इसके 2 ग्राम उधर चले गए, 2 ग्राम पर सेकंड, ये इसका रेट हो गया। अब बताएं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब ये शुरू में नहीं था तो इसके इधर कितने आए, 0 ग्राम पर सेकंड। इसका रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है, रिवर्स का रेट कम है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसके बेटा 1.5 ग्राम उधर चले जाएंगे 1 सेकंड के दौरान, अगले सेकंड के दौरान। अब क्यों रेट कम हो गया, पहले इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, रेट भी ज्यादा था, अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, रेट भी कम हो गया। और इसी दौरान इसका 0.5 ग्राम उसी सेकंड के दौरान इधर आ गया। तो आप जरा देखें, इसका रेट शुरू में कम है, क्यों कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब बच्चों बताएं इसकी कितनी मिकदार हो जाएगी, शाबाश बताएं बेटा, इसकी मिकदार हो जाएगी 7 ग्राम। क्यों 7 हुई बताएं, 8 ग्राम से 1.5 तो उधर चला गया, तो 6.5 रहना चाहिए था, 7 ग्राम कैसे हुआ बेटा, 1.5 ग्राम जब उस तरफ को जा रहा था ना, तो 0.5 ग्राम उसका इधर भी आ रहा था, तो 1.5 उधर गया, 6.5, 0.5 को और इजाफा हो गया 7 ग्राम। अब बताएं ये कितना बन जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 3 ग्राम। क्यों 3 ग्राम हुआ है, इस वजह से 3 ग्राम हुआ है क्योंकि इधर से 1.5 गया, 2 के अंदर जब 1.5 प्लस करेंगे तो 3.5, लेकिन उसी दौरान 0.5 इधर भी आ गया तो 0.5 की कमी हो गई, 3 ग्राम हो गया। अच्छा अब बच्चों जरा देखें आगे इसके बाद क्या होगा, अब इसकी मिकदार और कम हो गई है तो इसका रेट भी कम हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1.5 से 1 ग्राम पर सेकेंड। इसकी मिकदार बढ़ गई है तो इसका रेट भी बढ़ जाएगा। इसका रेट पहले 0.5 था, अब कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर सेकेंड। अब मुझे बताएं 1 ग्राम 1 सेकंड के दौरान इसका उधर गया, इसका 1 ग्राम इधर आ गया, तो इसका 1 ग्राम जब उधर जा रहा था तो 1 ग्राम इसको उधर से इधर मिल भी रहा था, तो क्या मतलब कोई चेंज नहीं आएगी, 7 ग्राम रहेगा। और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, 3 ग्राम रहेगा। बेटा इसका 1 ग्राम इधर गया ना तो 2 हो गया, लेकिन इसको फौरन इधर से 1 ग्राम मिल भी गया, 3 ग्राम रहेगा। अब बच्चों यही सिलसिला चलता रहेगा, इसका 1 ग्राम इधर आता रहेगा, इसका 1 ग्राम उधर जाता रहेगा। आप देखिए ना दोनों के रेट बराबर हो गए, दोनों की स्पीड जब पर सेकंड आ गया तो स्पीड बन गई ना। 1 सेकंड के दौरान इसकी कितनी मिकदार उधर गई, उसकी कितनी मिकदार इधर आई 1 सेकंड के दौरान, तो ये इसकी स्पीड रेट हो गया। तो अब दोनों का रेट इक्वल हो गया, हम लोग क्या कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। लेकिन देखें रिएक्टेंट की मिकदार कितनी है 7 ग्राम, प्रोडक्ट की कितनी है 3 ग्राम। इक्वल है? इक्वल नहीं है। स्पीड इक्वल है, मिकदार इक्वल नहीं है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन फिक्स हो गई है 7 ग्राम 7 ग्राम, फिर 1 ग्राम और उधर जाएगा, 1 ग्राम इधर से आ जाएगा, फिर कितनी हो जाएगी 7 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा 3 ग्राम। देखिए आप चेंज नहीं हो रही, फिक्स हो गई है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी उनकी मिकदार इक्वल नहीं होती। दूसरी बात बेटा, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। फिजिक्स में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि इक्विलिब्रियम 2 किस्म का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक। स्टैटिक क्या मतलब, जब कोई चीज रुकी हुई हालत में होती है, स्टेशनरी हालत में होती है, रेस्ट की हालत में होती है, तो उस वक्त जो उसका इक्विलिब्रियम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब कोई चीज मूव कर रही हो और यूनिफॉर्म इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इक्वल स्पीड से मूव कर रही हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यूनिवर्सल एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लिख लें बेटा क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसका रीजन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाई। तो क्यों बेटा, वजह यह है कि यहां पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाते, ना फॉरवर्ड का रिएक्शन ना रिवर्स का रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट के पार्टिकल यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के अलग अलग जो मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली रिएक्टेंट, लगातार रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान होता क्या है, एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, और दूसरा बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं कांस्टेंट हो जाती है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स। अब मैंने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अगले टॉपिक की तरफ हम लोग जा सकें। बेटा ये एक चीज आपके कोर्स में दी गई है, आपकी बुक में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में इसके आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा पेपर बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो सारा कुछ छोड़कर यही चीज दे दे, इसलिए हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन सम लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कह रहा है क्या होता है जब किसी लिक्विड को आप लोग किसी बंद बर्तन के अंदर डाल देते हैं। बेटा जरा समझते हैं, ये हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, जरा देखें ये हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज करें गिलास का, शीशे का बना हुआ कंटेनर है। शीशे का इस वजह से केमिस्ट्री के अंदर ग्लास वेयर शीशे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, ताकि अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं ना उनको हम लोग चेक कर सकें, देख सकें। अब इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी लिक्विड, जरूरी नहीं कि पानी हो, कोई भी लिक्विड, पेट्रोल डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, कोई भी लिक्विड डाल दिया, और इसको ऊपर से हम लोगों ने लिड यानी इसके जो ढक्कन था, कवर था, उससे हम लोगों ने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया, ये इसके ऊपर कवर हम लोगों ने चढ़ा दिया। ठीक है जी। अब होगा क्या कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इस लिक्विड के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। बेटा ये वाला प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ये वाला प्रोसेस कहलाता है एवेपोरेशन। वेपर होते क्या है भाई, लिक्विड के पार्टिकल जब गैस की शक्ल में आ जाते हैं ना, तो उन पार्टिकल को हम लोग वेपर कहते हैं। तो बेटा ये गैस की शक्ल में है, अब ये मूव करते रहेंगे, अब जैसे ये मूव करेंगे तो कुछ नीचे की जाने भी आएंगे, नीचे की जाने जैसे इस लिक्विड की सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो इसका हिस्सा बन जाएंगे। क्या मतलब, ये वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाला प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन।
क्यों कंडेंस हो रहे हैं ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब ये वेपर मूव करते हुए लिक्विड की सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे तो इसका हिस्सा बन जाएंगे, क्या मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बच्चों शुरू में लिक्विड ज्यादा है तो इससे वेपर भी ज्यादा बनेंगे, यानी इवेपोरेशन का रेट, इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। और चूंकि वेपर कम है तो इनकी कंडेंस होने की स्पीड, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा। लेकिन चूंकि इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, वेपर ज्यादा तेज से बन रहे हैं, तो वेपर जब ज्यादा तेज से बनेंगे तो यहां पर वेपर ज्यादा हो जाएंगे। जैसे वेपर ज्यादा होंगे तो कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। शुरू में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है, कंडेंसेशन का रेट कम होता है। जैसे वेपर की तादाद बढ़ती है तो कंडेंसेशन का रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की स्पीड, दोनों का रेट बराबर हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, यानी ये जो फॉरवर्ड चेंज है और जो रिवर्स चेंज है, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। यही बात यहां पर हम लोगों ने लिख दी है। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, जब एक लिक्विड को आप लोग एक क्लोज कंटेनर के अंदर प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। प्लेस का क्या मतलब होता है, रख देना। इट स्टार्ट टू इवेपोरेट, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। क्या मतलब, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सम ऑफ द वेपर्स, कुछ जो वेपर्स होते हैं, कंडेंस, कंडेंस का क्या मतलब होता है, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, क्यों कंडेंस होते हैं, क्यों वापस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। क्या मतलब, ये वेपर कोलाइड करते हैं, टकराते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ, विद द सरफेस ऑफ लिक्विड। इनिशियली द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर, शुरू में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है, इवेपोरेशन तेजी से हो रही होती है। देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के मुकाबले में, यानी कंडेंसेशन का रेट लो होता है, स्लो होता है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इंक्रीजेस, अब चूंकि इवेपोरेशन का रेट, इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा है, तो वेपर की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या मतलब होगा, यहां पर उनकी मिकदार बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इंक्रीजेस, जैसे ही वेपर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ये जो कंडेंसेशन का रेट है, इवेपोरेशन का रेट है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर हम लोग फिर क्या कहते हैं, अ बैलेंस इज डिवेलप्ड, एक बैलेंस डिवेलप हो गया है, इक्विलिब्रियम डिवेलप हो गया बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज। फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेंज, फॉरवर्ड चेंज क्या मतलब, इवेपोरेशन, बैकवर्ड चेंज क्या मतलब, कंडेंसेशन, इनके दरमियान क्या डिवेलप हो गया बेटा, बैलेंस, इक्विलिब्रियम डिवेलप हो गया। बैलेंस की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम। अब ये आप लोगों ने नीचे एक इक्वेशन से लिख देनी है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में, और वेपर किस में, लिक्विड में। इन दोनों का रेट, इन दोनों की स्पीड क्या हो गई है, बराबर हो गई। अच्छा बच्चों, एक और चीज जो पिछले नोट्स में मैं बताना भूल गया था, वहां पर हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन की थी एक रिएक्शन की एग्जांपल की मदद से। रिएक्शन कौन सा था, 2SO2 प्लस O2, आगे कौन सी चीज बन रही थी, 2SO3। बेटा आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कंसिडर व्हेन अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2, या SO2 की जगह लफ्ज लिखा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड O2 की जगह ऑक्सीजन, इज प्लेस्ड इन अ सील ट्यूब, या इज इनक्लोज्ड इन अ सील ट्यूब। जब SO2 और O2 के मिक्सचर को आप लोग एक सील ट्यूब के अंदर, यानी एक बंद बर्तन के अंदर रख देते हैं, तो क्या होगा, तो उसका आंसर भी वही एक्सप्लेनेशन ही है, सारी की सारी वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने लिख देनी है, सेम टू सेम। अच्छा आगे बेटा ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, क्या मतलब, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं, कांस्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए शराइत क्या क्या है, ताकि इक्विलिब्रियम डेवलप ही रहे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता रहे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो बेटा पहली बात तो यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, और वो भी उस वक्त जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, बंद बर्तन के अंदर हो रहा हो। क्लोज्ड कंटेनर, केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, दैट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अदर कंडीशंस यहां पर मैंने लिखा है, यानी इसके अलावा बाकी जो कंडीशंस हैं फॉर अ केमिकल इक्विलिब्रियम आर एज फॉलोस। कौन कौन सी हैं, पहली कंडीशन ये है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो इक्विलिब्रियम रहेगा। अब बेटा जरा देखें ना, ये हमारे पास है रिएक्टेंट,
प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, इसके हो गए कितने, सपोज कर लें कि 6 ग्राम, और इसके हो गए कितने, 4 ग्राम थे इक्विलिब्रियम पर, मिक्सचर था, मिक्सचर। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान में रखना। कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ आ सकता है, जैसे यही रिवर्सिबल रिएक्शन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, 2SO2 प्लस O2 2SO3। पूछा जा सकता है इक्विलिब्रियम कंटेन्स द फॉलोइंग स्पीशीज, इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीजें होंगी, मुझे बताएं। इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कौन कौन सी चीजें होंगी। अगर एक बर्तन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, और बेटा रिएक्शन ये वाला रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, बताएं कौन कौन सी चीजें होंगी। SO2 होगा, O2 होगा, SO3 होगा, ये दो होंगे, या सिर्फ ये होगा, या सारे के सारे होंगे। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में सारी चीजें होती हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम के दौरान। शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाता है तो कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं और कुछ कौन सी चीज मौजूद होती है, प्रोडक्ट। पूरे का पूरा मिक्सचर होता है, सारी की सारी चीजें। यहां पर तो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट है, अगर 4 रिएक्टेंट हूं, 5 प्रोडक्ट हूं, तब भी इक्विलिब्रियम के दौरान सारे के सारे, यानी चारों के चारों रिएक्टेंट भी होंगे, पांचों के पांचों प्रोडक्ट भी एक साथ मिक्सचर होगा। इन सब चीजों का मिक्सचर होता है। अच्छा अब बच्चों इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम जब डेवलप हुआ उस वक्त रिएक्टेंट की मिकदार कितनी थी, 6 ग्राम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी, 4। अब ये इक्विलिब्रियम पर है, जब तक इसकी मिकदार 6 ग्राम रहेगी, जब तक इसकी मिकदार 4 ग्राम रहेगी, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर आपने बीकर के अंदर 1 ग्राम फालतू अपने पास से रिएक्टेंट डाल दिया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा। इसके लिए अलग से एक प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, लेकिन उसका आपके कोर्स में जिक्र नहीं है, हम भी उसका जिक्र नहीं करेंगे। अगर आपने इसकी मिकदार कम कर दी, या इसकी मिकदार कम या ज्यादा कर दी, या इसकी मिकदार कम या ज्यादा कर दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए पहली शर्त क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात यह है कि बेटा इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का भी बड़ा असर होता है, तो टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, अगर वो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा या रिवर्स मूव करना शुरू कर देगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू कर देगा। और बेटा उसके अलावा प्रेशर और वॉल्यूम भी, जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए, और वहां पर जो प्रेशर है वो भी फिक्स होना चाहिए। जब तक ये सारी कंडीशन पूरी होंगी इक्विलिब्रियम डेवलप रहेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता रहेगा। एक कंडीशन भी चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा बेटा यही इसके नोट्स भी हैं यहां तक, ठीक है, ये नीचे वाली चीज नहीं, ऊपर वाले, और इसके नोट्स जो ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाली चीज नहीं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इफेक्ट ऑफ हीट या टेम्परेचर अपॉन केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम, कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। बेटा 2 एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक एग्जाम्पल ये है कॉपर सल्फेट इक्विलिब्रियम। कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट ना एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है, छोटे छोटे टुकड़े आपकी लैब में भी मौजूद होंगे, उसको ब्लू स्टोन भी कहा जाता है। और बेटा उर्दू में उसको हम लोग नीला थोथा या नीला तोतिया बोलते हैं, पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है, लोग जानवरों को भी थोड़ा सा डालते हैं। वैसे ये जहर होती है, आप लोगों ने लेना नहीं है, टीचर की मौजूदगी में ये सारे काम करने हैं, वैसे नहीं करने होते। केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन में ये 2 लिखते हैं, कॉपर 2 सल्फेट, CuSO4 इसका फार्मूला होता है। ये कॉपर और SO4 सल्फेट, ये 2 का मतलब यह है कि यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कॉपर का जो चार्ज है वो +2 है। कॉपर पर +1 चार्ज भी होता है, +2 भी होता है। तो ये वाज़ह करने के लिए कि यहां पर जो कॉपर मौजूद है उस पर चार्ज कितना है, +2 है, इस वजह से ये रोमन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसके साथ ना पानी के 5 मॉलिक्यूल लगे होते हैं, 5H2O। अच्छा ये पानी नजर नहीं आ रहा होता, और अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे ना तो इस पानी की वजह से आपका हाथ गीला भी नहीं होगा। ये पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इसकी क्रिस्टल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बेटा जब भी हम किसी चीज का फार्मूला लिखकर उसके बाद ये डॉट लगाते हैं और उसके बाद पानी के कुछ मॉलिक्यूल लिखते हैं, बेटा ये वाला जो पानी होता है ना इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस पानी का नाम आप याद रख लेना, क्या नाम होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसकी तादाद फिक्स होती है,
इसकी तादाद फिक्स होती है, इस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं ये स्टोशियोमेट्रिक वाटर है। स्टोशियोमेट्रिक वाटर क्या मतलब, वो पानी जिसकी तादाद फिक्स हो। जब किसी चीज के साथ पानी के मालिक्यूल इस तरीके से अटैच हो, जैसे यहां पर हम लोगों ने पॉइंट लिखकर 5H2O लिख दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो ये हो गया हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट हाइड्रेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ पानी के मालिक्यूल लगे हैं। बेटा जब इसके साथ पानी के 5 मालिक्यूल लगे होते हैं तो इसका कलर होता है ब्लू। तो हम लोग इसे कहते हैं ये ब्लू सॉलिड है, ब्लू सॉलिड। बेटा अगर आप इसके छोटे छोटे चंद पीस टेस्ट ट्यूब में ले लें, टेस्ट ट्यूब गिलास की एक ट्यूब होती है बेटा, ये आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब ले ली, गिलास की ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब आपने ले ली। इसके अंदर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के चंद टुकड़े डाल दिए, ये कॉपर सल्फेट के चंद टुकड़े डाल दिए, ब्लू कलर के होंगे। ब्लू कलर का कौन सा कॉपर सल्फेट होगा, जिसके साथ 5 पानी के मालिक्यूल लगेंगे। अब बेटा आप इसको हीट करते हैं, हीट। जैसे आप इसको हीट करेंगे ना, तो इसके साथ ये जो 5 पानी के मालिक्यूल लगे हुए हैं ना, मुझे बताओ हीट करने पर क्या होता है, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना? नहीं, पानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता हीट करने पर, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला पानी वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाएगा, इसकी क्रिस्टल टूट जाएंगी, ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पता है उस पाउडर का कलर कौन सा होगा, व्हाइट। अब इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट, और ये पाउडर सा बन जाएगा। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, CuSO4, पानी के मालिक्यूल नहीं हो, पानी अलग हो गया तो हम लोग अलग से लिख देंगे 5H2O, ये पानी के मालिक्यूल अलग हो गए। अब बेटा इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। जब पानी के मालिक्यूल नहीं लगे होते तो हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। तो जरा देखें CuSO4.5H2O क्या मतलब, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। कलर कौन सा है, ब्लू, इस वजह से इसे कहा गया है ब्लू सॉलिड। इसको अगर आप टेस्ट ट्यूब में डालकर या किसी भी चीज में तवे के ऊपर रख दें, हीट करें, करना नहीं है काम ये, मैंने कहा ना ये चीज जहरीली होती है, नुकसान होगा अगर आप लोग खुद करेंगे तो। अच्छा, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये जरा देखें, यहां बीच में प्लस आ गया, यहां पर डॉट था, यहां प्लस। प्लस का मतलब ये है कि अब ये पानी के जो 5 मालिक्यूल हैं ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये पानी अलग हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका कलर कौन सा हो जाएगा, व्हाइट, ये व्हाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब है, ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो गई हीट करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ को शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट की साइड पर। ये वाली साइड कौन सी है, राइट। तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट हो गया है, शिफ्टेड टुवर्ड द राइट। अच्छा, अब अगर आप इसी के अंदर, पानी तो यहां चला गया, यहां व्हाइट कलर का पाउडर रह गया, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा पानी डालें, ज्यादा पानी डालेंगे तो फिर तो सोल्यूशन बन जाएगा ना। आप थोड़ा सा पानी डालें, आप देखेंगे ये वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा, यही जो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, ये पानी को ऑब्जॉर्व करेगा और इसका कलर आप देखेंगे दोबारा ब्लू हो गया। क्या मतलब, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग ये कहेंगे कि वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो जरा देखें, जैसे हीट किया इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो गया, पानी डाला इक्विलिब्रियम दोबारा वापस लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। तो इफेक्ट ऑफ हीट अपॉन कॉपर सल्फेट इक्विलिब्रियम, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। हाइड्रेटेड क्या मतलब, जिसके साथ पानी के मालिक्यूल लगे होते हैं, कॉपर 2 सल्फेट। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O इज अ ब्लू सॉलिड। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑन हीटिंग इट लूजेस इट्स वाटर मालिक्यूल, हीट करने पर इसके साथ ये जो पानी के 5 मालिक्यूल लगे होते हैं ना, ये उन्हें लूज कर देता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। एनहाइड्रस जिसके साथ पानी के मालिक्यूल लगे हुए नहीं होते, कॉपर 2 सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट CuSO4। देखें ना, इसके साथ आगे पानी के मालिक्यूल लगे हुए नहीं है, विच इज अ व्हाइट सॉलिड। अब इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है और जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इट्स मीन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, इक्विलिब्रियम किस तरफ को शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स राइट, राइट साइड पर शिफ्ट हो गया बाय एडिंग वाटर। अब इसी के अंदर अगर आप पानी ऐड कर देंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, दिस एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, ये जो टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, इज अगेन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। दोबारा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा एंड इट्स कलर अगेन टर्न फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, और इसका कलर दोबारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट। अब इसके अंदर जब पानी डाला कलर ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम वापस किस तरफ को शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। तो बेटा यही वाला आंसर आप लोगों ने लिखना है, ये जो नीचे मैंने लिखा है इसको छोड़कर ये ऊपर वाला सारे का सारा इसके नोट्स होंगे। अब बेटा जिस तरीके से
कॉपर सल्फेट के इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का असर हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड के इक्विलिब्रियम पर भी हम लोगों ने हीट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है। कोबाल्ट क्लोराइड ये भी हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस होता है। जब ये हाइड्रेटेड होता है, इसके साथ 6 पानी के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये वाटर क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और याद रखें, डॉट लिखकर उसके बाद लिखना है। कॉपर सल्फेट के साथ 5, ये तादाद चेंज नहीं होने देनी। कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 6। इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। यहां पर भी कोबाल्ट पर +2 चार्ज है, इस वजह से यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है? 2, कोबाल्ट 2 क्लोराइड। बेटा जब ये हाइड्रेटेड यानी इसके साथ जब पानी के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, इसका कलर पिंक होता है, हम लोग इसे कहते हैं पिंक सॉलिड। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये अपने ये वाटर के मॉलिक्यूल लूज कर देगा, पानी के मॉलिक्यूल इससे अलग हो गए, देखें लूज करके ये टेस्ट ट्यूब से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और ये वाला कोबाल्ट क्लोराइड बनेगा जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए होंगे, इसे हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड। बेटा इसका कलर अब पिंक नहीं होगा, इसका कलर कौन सा हो जाएगा? ब्लू। और ये पाउडर बन जाएगा। पहले तो इसके छोटे छोटे कंकरियां सी थी, पत्थर से थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, अब ये पाउडर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब जरा देखें, इसका कलर पिंक से ब्लू हो गया, क्या मतलब? ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, यहां से इस तरफ को शिफ्ट हो गया है इक्विलिब्रियम। क्या मतलब? इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड द राइट। और जब बेटा आप इसके अंदर दोबारा से वाटर डालेंगे तो आप नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर ब्लू से वापस पिंक में कन्वर्ट हो गया। क्या मतलब? इक्विलिब्रियम इस तरफ को शिफ्ट हो गया है, ये एनहाइड्रस से दोबारा हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया? यहां से इस तरफ को। क्या मतलब? टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। बेटा मैंने सेम वर्डिंग, जो वर्डिंग यहां लिखी थी, सेम वर्डिंग यहां पर भी लिख दी ताकि आप लोगों को याद करने में आसान। सिर्फ कॉपर 2 सल्फेट की जगह कोबाल्ट 2 क्लोराइड लिखा है और फार्मूला कोबाल्ट 2 क्लोराइड का लिखा है, बाकी सारे का सारा वही है। बेटा इसके साथ ही ये चैप्टर बाय बाय आप लोग, अल्लाह हाफिज।